हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने जो ज्योग्राफी की जो ऑनलाइन क्लासों में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और अपना जो बीए और बीएससी पार्ट सेकंड में जो अपना सेकंड पेपर चल रहा था ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल, उसमें अपना जनजातियों वाला पार्ट चल रहा था। जनजातियों के बारे में अपन पढ़ रहे थे और उन जनजातियों में अपने पास में जो विश्व की जो अपने पास में एस्किमो जनजाति हैं, बुशमैन जनजाति थी, पिग्मी जो जनजाति, उनके बारे में अपन ने विस्तार से अध्ययन किया। आज हम भारत की कुछ जनजातियां हैं उनके बारे में अपन विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। उनको अपन किसी जनजाति को अपने जैसे पढ़ने से पहले, उनका अध्ययन करने से पहले अपन एक बार पुनः जनजातियों की अपन परिभाषा अपन देख लेते हैं कि जनजातियां अपन किसे कहते हैं, जनजातीय लोग कौन से होते हैं, या अपन कह सकते हैं कि अपन किन लोगों को जनजातियों की श्रेणी में अपन रखें, उनकी अपन बात कर लेते हैं। तो जैसे अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने उसका अध्ययन किया था कि आधुनिक जो सभ्यता में, आधुनिक समाज में भी आज भी ऐसे लोग हैं जो आदिम तरीके से जीवन व्यापन करते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि वर्तमान जो अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, आधुनिक जो सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उन सब से अलग थलग अपन कहें कि जंगलों में निवास करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, मैदानी भागों में भी निवास करते हैं, लेकिन वो आधुनिक संस्कृति से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। प्राचीन जो उनकी जीवन शैली थी मानव की, आदिम तरीके से जो मनुष्य जीवन व्यापन करता था, उसी तरीके से वो आज भी जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो उन्हीं में अगर अपन भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में भी जो जनजातियां जो हैं उनको मुख्य रूप से अपने पास में जो है तीन अपने भागों में उसको बांट सकते हैं कि जो अपने पास में जो जनजातियां हैं वो मुख्य रूप से जो है तीन क्षेत्रों में निवास करती है। जैसे अपन कहें कि पहला अगर हम बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में जो निवास करने वाली जनजाति हैं, उसमें नागा जनजाति हैं, खासी जनजाति हैं, गुर्जर जनजाति हैं और टोडा जनजाति। ये मुख्य जनजातियां जो कहाँ निवास करती है, पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से निवास करती हैं। इनके अलावा अगर अपन जो पठारी जो भाग होते हैं उनकी अगर अपन बात करते हैं कि पठारी क्षेत्रों में गोंड जो जनजाति हैं वो निवास करती हैं। मैदानी क्षेत्रों में अपने पास में भील जनजाति हैं, संथाल जनजाति हैं, मीणा जनजाति हैं, ये जो मैदानी क्षेत्रों में निवास करती हैं। तो इनके निवास क्षेत्र के आधार पर भारत में जनजातियों को कितने भागों में बांट दिया? तीन भागों में। एक तो अपने कौन सा आ गया? पर्वतीय आ गया। दूसरा कौन सा आ गया अपने पास में? पठारी आ गया। तीसरा कौन सा आ गया अपने पास में? मैदानी क्षेत्र आ गया। तो अपने पास में पर्वतीय क्षेत्रों में तो कौन सी आ गई? नागा जनजाति है, खासी जनजाति है, गुर्जर जनजाति हैं या टोडा जनजाति हैं। ये कहाँ निवास करती हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ दुर्गम क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में निवास करती हैं। दूसरी अपने पास में पठारी जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर अपने पास में गोंड जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। यहाँ पर अपने पास में कौन सी? नागा प्रमुख जनजाति हैं और यहाँ पर गोंड हैं। मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं तो भील जनजाति हैं, मीणा जनजाति हैं और अपने पास में संथाल जनजातियां मुख्य रूप से निवास करती हैं। अगर अपन 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करते हैं तो भारत की जो कुल आबादी है उनमें लगभग 8.5 करोड़ पॉपुलेशन, यानी कि 8.5 करोड़ जनसंख्या जो आज भी आदिवासी तरीके से जनजातीय रूप में निवास करती हैं। यानी 2011 के अनुसार कितने? लगभग 8.5 करोड़ जो जनसंख्या है आज भी आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों में निवास करती है। यानी ऐसे क्षेत्रों में या ऐसे माहौल में या ऐसे सभ्यता में या ऐसी संस्कृति में जिनका आधुनिक सभ्यता से कोई संपर्क नहीं है, आदिम तरीके से, प्राचीन तरीके से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, वैसे आज भी भारत में लगभग 8.5 करोड़ जनसंख्या है। अगर उनके निवास क्षेत्र के आधार पर देखें तो भारत में जो आदिवासी जनसंख्या है या जनजातीय जो जनसंख्या उनको निवास के आधार पर देखें तो भारत में जो निवास के आधार पर अपन बात करना चाहें तो निवास के आधार पर भारतीय जनजातियों को मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। पहला अपने पास में उत्तर और उत्तरी पूर्वी भाग आ गया, जिसमें अपन कहें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, ये जो अपने पास में पूर्वी उत्तरी पूर्वी भाग की अपन बात
कर रहे हैं। यहाँ पर जो उत्तरी पूर्वी भाग में जो मुख्य रूप से नागा जनजाति निवास करती है, जो नागालैंड में निवास करती है। इसे पूरे क्षेत्र की अगर बात करते हैं, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की अगर अपन बात करते हैं, तो जो अपने पास में 8.5 करोड़ जो पॉपुलेशन है जनजातियों की, उनमें से लगभग 12.5% जो जनसंख्या है आदिवासी जनसंख्या, 12.5, यह कौन से क्षेत्र में निवास करती हैं? उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है। दूसरे अगर अपन भाग की बात करते हैं तो मध्यवर्ती भाग आता है। दूसरा कौन सा आ गया? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती जो अपने पास में विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें मध्यवर्ती भारत की अपन बात करते हैं। मध्यवर्ती जो प्रदेश हैं, ये जनजातीय जो प्रदेश हैं या जनजातीय जो बाहुल्य क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो सबसे सघन है। लगभग यहाँ की अगर अपन बात करते हैं तो लगभग 81.05%, 81.05% यहाँ पर, यानी इस आदिवासी या जनजातियों की कुल अगर अपन जनसंख्या का प्रतिशत बात करते हैं तो 81.5% यहाँ पर 0.5% जनसंख्या जनजातीय जनसंख्या निवास करती हैं। यानी जनजातियों की दृष्टि से बाहुल्य क्षेत्र अपने पास में मध्यवर्ती भाग वाला। उसके बाद में जो दक्षिणी प्रदेश है, दक्षिण भारत वाला भाग है, वहाँ पर लगभग 6.5% कुल जनजातीय जो जनसंख्या उसका निवास करती हैं। और लास्ट अपने पास में जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, वहाँ पर लगभग 0.5% पॉपुलेशन है वो जनजातियों की वहाँ पर निवास करती हैं। ऐसे अपने पास में जो भारत में लगभग जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो 8.5 करोड़ जो जनसंख्या निवास कर रही है जनजातियों की, उनको अपन ने संपूर्ण भारत को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। उत्तर व उत्तरी पूर्वी भाग, जहाँ लगभग 12.5% जनजातीय लोग, कुल अपने 8.5 करोड़ का 12.5%। मध्यवर्ती भाग में सबसे अधिक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र हैं। उसके बाद में दक्षिणी प्रदेश और एक अपने पास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला क्षेत्र। अब अपन बात करते हैं जो आज अपन जो कौन सी जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं, या वो है अपने पास में पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली नागा जनजाति। यानी कि आज अपन कौन सी जनजाति के बारे में? नागा जनजाति। यानी कि नागा जनजाति के बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि नागा जनजाति कौन से क्षेत्रों में निवास करती हैं, नागा जनजाति का उद्भव और विकास कैसे हुआ, और नागा जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है वो किन आधारित है। तो आज अपन पढ़ेंगे पहले उनका एक संक्षिप्त परिचय, उसके बाद में नागा का जो शब्द है उनका उद्भव, यानी नागा जनजाति का जो जन्म या अपन कह सकते हैं उद्भव कैसे हुआ, और उनकी अर्थव्यवस्था, यानी नागा जनजाति की अर्थव्यवस्था। सबसे पहले अपन बात करते हैं इनका जो परिचय की अपन बात कर लेते हैं। तो जो नागा जनजाति हैं वो मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी जो प्रदेश में, उत्तरी पूर्वी भाग की अपने पास में, यानी उत्तरी पूर्वी भाग की प्रमुख जनजाति हैं जो मुख्य रूप से कहाँ निवास करती हैं? नागालैंड में। कहाँ निवास करती हैं? नागालैंड में मुख्य रूप से निवास करती हैं। नागालैंड के अलावा इस नागालैंड से ऊपर अपने पास में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ में असम, और उसकी जो अपने पास में जो घाटियां हैं, नदी घाटी क्षेत्रों में नागा जनजाति मुख्य रूप से निवास करती हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं नागा जनजाति के जो लोग हैं, इनके निवास क्षेत्र में मैदानी क्षेत्रों का बिल्कुल अभाव पाया जाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि नागा जनजाति के लोग मुख्य रूप से नदी घाटियों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों पर जहाँ पर मनुष्य आसानी से आवागमन के यातायात के साधनों का जो गमन है वो नहीं हो सकता, उन क्षेत्रों में नागा जनजाति के लोग निवास करते हैं। इन जनजाति की जो क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो जलवायु में उष्ण और आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। वर्षा की मात्रा यहाँ पर अधिक होती है। अगर अपन इनके निवास क्षेत्र की मुख्य जो उपज की बात करते हैं तो चावल हैं, या अन्य जो भी इनके अलावा जो अपने पास में जो बांस हैं, बेंत हैं, ऐसी जो जंगली अपने पास में जो वनस्पतियां हैं इनके क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं।
इनके जो निवास क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे नागालैंड में जो इनकी जो यहाँ पर नागालैंड, और नागालैंड के बाद में नागालैंड की जो राजधानी है अपने पास में कोहिमा में जपोजी जो अपने पास में जो चोटी है जो 2995 मीटर जो ऊंची है, वहाँ पर नागा जनजाति मुख्य रूप से निवास करती हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर जो नागालैंड में जो सबसे ऊंची चोटी है जो लगभग 3800 मीटर ऊंची है, वो अपने पास में जो मिकर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी नागा जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो ये यानी कहने का मतलब नागा जनजाति के जो लोग हैं ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं जो आम जन के लिए अपन कह सकते हैं कि गम्य नहीं होते हैं। यह था अपने पास में नागा जनजाति का मुख्य रूप से परिचय, यानी मुख्य रूप से नागा जनजाति नागालैंड के साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा तक, और अपने पास में जो अराकान की जो बर्मा में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक नागा जनजाति के लोगों का निवास स्थान पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से कहाँ निवास करती हैं? नागालैंड में निवास करती हैं। अगर अपन बात करते हैं जो नागा अपने पास में जो शब्द हैं या नागा जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी कि जो नागा जनजाति है उनका नाम कैसे पड़ा, किन लोगों को अपन नागा जनजाति की श्रेणी में रखते हैं, उनका ये शब्द कहाँ से आया। तो नागा जनजाति के जो उद्भव को अपन मुख्य रूप से 3 भागों में अपन बांट देते हैं। यानी कि जो इनमें जो विद्वान थे, 3 तरह के विद्वान थे, तीनों के अलग अलग मत थे और वो अलग अलग उनको जो ऐसे मानते कि इनकी उत्पत्ति इनसे हुई है। तो पहला जो माना जाता था कि जो नागा जनजाति के जो लोग हैं वो कैसे रहते थे? नंगे रहते थे, और इन जो नंगे रहने की वजह से ही इनको नागा कहा गया था। यानी कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो नागा जनजाति के जो लोग हैं वो कैसे रहते थे? नंगे रहते थे, और नंगे रहने की वजह से ही इनको जो है नागा कहा गया है। नंबर 2, दूसरे विद्वान, यानी कुछ विद्वान ऐसे मानते थे कि जो नागा जनजाति हैं वो नागा शब्द जो पड़ा है वो नाग से पड़ा है। किससे? नाग, यानी कि नाग कौन सा? सर्प वाला। यानी कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो नागा शब्द हैं वो नाग से पड़ा है, अर्थात वे लोग जो सर्प की पूजा करते थे। यानी कि जो ऐसे लोग थे जो किसकी पूजा करते थे? सर्प की पूजा करते थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया? नागा कहा गया। तीसरे जो विद्वान हैं वो अपने एक संस्कृत जो भाषा है या संस्कृत के अनुसार इनकी उत्पत्ति मानते हैं। तो वो ये कहते हैं कि संस्कृत में जो अपन कहें कि एक नग शब्द होता है और इसका अर्थ होता है पर्वत। यानी नग शब्द का क्या अर्थ होता है अपने पास में? पर्वत। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो निवास करने वाले जो लोग हैं जो यानी कि नंगे भी रहते हैं या कुछ विशेष अपने जो सर्प की पूजा करते हैं उनको अपन क्या कहा गया था? नागा उनको कहा गया है। तो ये अपने पास में नागा जो शब्द की उत्पत्ति में अपने पास में कितने हो गए? 3 मत हो गए। पहला, नागा नंगे रहने के आधार पर, दूसरा सर्प की पूजा करने के आधार पर, तीसरा अपने पास नंग यानी पर्वत पर निवास करने वाले जो लोग हैं उनको नागा कहा गया है। अलग अलग विद्वान थे। अपने एक जो पुरातत्विक विभाग के जो अध्यक्ष हुआ करते थे 1994 में, यानी 1944 में अपने पास में जो कुछ अपने पुरातत्विक विभाग के अध्यक्ष थे BS गुहा, उन्होंने अपने अलग अलग इनके बारे में विचार मत किए हैं। लेकिन मुख्य रूप से सर्वमान्य अपने पास में ये कि जो 3 मत आ रहे हैं, जो नंगे और सर्प और नंग जो पर्वत पर निवास करने वाले लोगों को अपन क्या कहेंगे? नागा जनजाति के लोग अपन कहेंगे। अब अपन बात करते हैं इनकी जो अर्थव्यवस्था, यानी इनकी जो आजीविका चलती है, इनका जो जीवन व्यापन होता है वो किस आधार पर होता है? नागा जनजाति के जो मुख्य लोगों का जो अर्थव्यवस्था है, मुख्य उनकी आजीविका है वो कृषि है, पशुपालन है, आखेट करना है। यानी कि जो आदिवासी लोगों का अपन कह सकते हैं कि जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती करना है, पशुपालन है और आखेट यानी शिकार करना है। कुछ सभ्य या अपन कह सकते हैं जहाँ पर लोग कुछ आदिम संस्कृति में या कुछ लोग वर्तमान जो सभ्यताओं में या वर्तमान लोगों के संपर्क में आ रहे हैं या सभ्यताओं की अपन बात करते हैं, तो वहाँ के लोग
कुटीर उद्योग भी स्थापित करते हैं, यानी छोटे छोटे उद्योग, घरेलू उद्योग स्थापित करते हैं और उनके द्वारा अपनी आजीविका चलाने का काम करते हैं। तो इन्हीं में अपन मुख्य रूप से उनकी आजीविका की बात करें तो 3 इनकी प्रमुख आजीविका हैं और उनमें अपन बात कर लेते हैं। पहला अपने पास में है आखेट करना, यानी कि नागा जनजाति की पहली जो आर्थिक या अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रिया है, उन आर्थिक क्रियाओं में पहला अपने पास में क्या आखेट यानी शिकार करना, यानी कि किस प्रकार से शिकार करके अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो नागा जनजाति के जो लोग मुख्य रूप से मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, मैदानी क्षेत्रों में कम निवास करते हैं, फिर भी इनकी जो मैदानी क्षेत्रों में जो निवास करते हैं नागा जनजाति के लोग, वो अपने जो भी पशुओं का शिकार करते हैं उनको खदेड़ कर दलदल में उनको क्या अपन कह सकते हैं कीचड़ वाली जो भूमि होती है उसमें फंसा देते हैं। और फिर उसके बाद में अपने जो शिकार करने वाले जो हथियार होते हैं, जिसमें अपने पास में तीर कमान है, भाला है और एक उनका मुख्य जो हथियार होता है उसको कहते हैं दाव, यानी कि जो दाव होता है वो नागा जनजाति के लोगों का शिकार करने का एक हथियार होता है। तो दाव क्या अपने पास में हथियार हैं और कौन सी जनजाति के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, नागा जनजाति। जिस प्रकार से एस्किमो जनजाति के लोग अपने पास में हार्पून नामक जो हथियार का इस्तेमाल करते थे शिकार के लिए, वैसे ही नागा जनजाति के लिए दाव जो नामक हथियार का उपयोग करते हैं। जो पशुओं का शिकार करते थे उस समय इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये जो भी तीर कमान के द्वारा शिकार करते हैं, तीर के आगे जहर यानी विष लगा देते हैं जिससे कि उससे पशु या पक्षी की मृत्यु हो जाती हैं और उसके बाद में उसको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये जो शिकार करते हैं उसमें कृषि कार्य करते समय ये शिकार नहीं करते हैं, शिकार करने में भी एक विशेष इनकी मान्यताएं हैं, इनके रीति रिवाज हैं, उसके अनुसार ये शिकार करते हैं। कृषि कार्य करते समय या कृषि काम कर रहे हैं उस समय शिकार नहीं करते हैं और अपने शिकार के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। तो शिकार के लिए इनका मुख्य जो हथियार आया वो कौन सा था, तीर कमान और भाला के अलावा अपने पास में कौन सा आ गया, दाव आ गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं कृषि, यानी दूसरा इनका जो अर्थव्यवस्था में था वो था अपने पास में कृषि कार्य करना, यानी कि कुछ लोग वर्तमान में नागा जनजाति के लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं वो कृषि कार्य करते हैं। इनमें वर्तमान समय में अपन एनालिसिस करते हैं तो कृषि कार्य करने का इनके पास में 2 तरीके हैं। एक तो अपने पास में इनके पास में जो तरीका है वो आदिम तरीका है, यानी कि जिसमें अपन कह सकते हैं कि आदिम तरीके में ये स्थानांतरितशील कृषि करते हैं, जिसको हम झूमिंग कृषि करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, वालरा कृषि, मिल्पा कृषि, लदान कृषि है, वालरे कृषि, रे कृषि। ये जो अपने पास में स्थानांतरणशील या झूमिंग कृषि के कुछ क्षेत्रीय नाम हैं, जिसमें ये जो आदिम तरीके से कृषि करते हैं, अर्थात ये जैसे भूमि को कुछ भूखंड होता है उस पर जो भी वनस्पति हैं, झाड़ियां हैं, उनको ये जला देते हैं, उनकी राख होती है उसको खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं और 2-3 साल तक उसको उस पर जो कृषि कार्य करते हैं। जब वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती हैं तो उसको छोड़ कर दूसरी जगह चले जाते हैं और दूसरी जगह वही क्रिया अपनाते हैं। तो ऐसी जो कृषि होती हैं उसको झूमिंग कृषि, वालरा कृषि, लदान कृषि, मिल्पा कृषि के नाम से उनको जाना जाता है। ये तो था अपने पास में आदिम तरीके से जीवन कृषि कार्य किया जाता है। वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में जो पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर भी ये खेती करने लग गए हैं, यानी सीढ़ीदार खेत बनाने से भूमि का अपर्दन कम हो जाएगा, पानी का भूमि में यानी कि वो जो खेत तैयार करते हैं उसमें पानी का रिसाव होगा और फसल का उत्पादन अच्छे तरीके से ये ले सकते हैं। जिसमें छोटे छोटे खेत बनाकर पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत तैयार करते हैं, सीढ़ीदार खेत बनाते हैं और वहाँ पर ये खेती करते हैं। खेती करना इनका कोई स्वाभाविक या स्वावलंबी के तौर पर यह नहीं करते हैं, फिर भी छोटे छोटे बाग बगीचे भी यानी बागवानी के रूप में संतरा है, नाशपाती हैं, सेब हैं और कुछ चाय के जो बागान होते हैं वो भी लगाकर ये खेती करते हैं। चाय के जो यहाँ पर पौधे होते हैं वो झाड़ियों के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। ये कुछ इनके क्या है कृषि कार्य किए जाते हैं। तो 2 तरीके से कृषि कार्य, एक तो आदिम तरीके जिसमें स्थानांतरणशील कृषि आ गई, झूमिंग कृषि आ गई, दूसरी कृषि का प्रकार सीढ़ीदार खेत बनाकर जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर ये कृषि कार्य करते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं अर्थव्यवस्था में इनमें कुटीर उद्योग।
यानी कि जो नागा जनजाति के जो लोग हैं वो कुटीर उद्योग यानी कि छोटे छोटे जो घरेलू उद्योग होते हैं वो भी लगाते हैं। और कुटीर उद्योगों में मुख्य रूप से जैसे इनके कुछ क्षेत्रों में कपास का भी उत्पादन होता है, तो ये धागों के द्वारा कपड़े बुनने का काम करते हैं। मोटे धागे कपड़े के धागे इनके क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। इनके अलावा इनमें जो कार्य जो बटा हुआ उनके अनुसार ये काम किया जाता है और उन्हीं के अनुसार काम होता है। जैसे इनके जो कार्य में जो बाद में जो अपन कह सकते हैं कि जो काम जो करते हैं लुहार का जो काम किया जाता है, यानी जो कृषि का औजार बनाने के काम में लिए जाते हैं। और कृषि के जो औजार जो बनाए जाते हैं वो औजार बनाने का काम लुहार के द्वारा किया जाता है। और लुहार को इनके जो कुटीर उद्योगों में या अपन कह सकते हैं इनके समाज में या इनके कार्यों में एक विशेष दर्जा प्राप्त होता है। इनके अलावा जो काम किया जाता है वो इनके जो जिस वर्ग में यानी जो कार्य करने लग गया वो वही कार्य कर सकता है। जिस प्रकार से कोई कपड़ा बुनता है तो कपड़ा बुनेगा, सूत काटने का काम सूत काटने का काम करेगा, धागा बनाने वाला धागा बनाने का कार्य ही करेगा। लेकिन जो टोकरियां हैं और उसके साथ में जो चटाइयां हैं वो नागा जनजाति के सभी लोगों के द्वारा कार्य किए जाते हैं। टोकरियां और जो चटाइयां बनाते हैं जो वहाँ पर जो भी वनस्पति है उनके द्वारा या उनके पास में जो भी संसाधन हैं उनसे चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाई जाती है और नागा जनजाति के सभी वर्गों के द्वारा बनाए जाने वाले कार्यों में होते हैं। तो नागा जनजाति की जो कुटीर उद्योगों में मुख्य रूप से अपने कपड़े बुनने का, सूत काटने का, धागा बनाना, कपड़ा बुनना, टोकरियाँ और चटाइयाँ बनाना, कृषि के लिए औजार बनाना, ये छोटे छोटे जो अपने नागा जनजाति के कुटीर उद्योगों में आते हैं जिनके द्वारा ये अपने जीवन या अपने जो जीविका उपार्जन के लिए संसाधन जुटाने का काम करते हैं। उसके बाद में इनमें लास्ट होता है मछली पकड़ना। यानी कि कुछ जो नागा जनजाति के जो लोग होते हैं अपने जीवन व्यापन के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने व्यापार के लिए या अपनी अन्य जो जीवन चलाने के लिए कुछ संसाधन जुटाने के लिए मछली का शिकार करते हैं या मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। तो जो वहाँ पर तालाब होते हैं, झीलें हैं, नदियों के बहाव क्षेत्र, बांध हैं, उनमें जो है मछलियाँ पकड़ने का कार्य करते हैं और अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो ये थी अपने पास में नागा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था, जिसमें मुख्य रूप से क्या अपने पास में शिकार करना, कृषि कार्य करना, कुटीर उद्योग और मछली पकड़ने वाले व्यवसाय मुख्य रूप से ये किया करते थे। उसके बाद में अपन देखें नागा जनजाति की जो अधिवास हैं, वस्त्र हैं, सामाजिक जिसको अपन कह सकते हैं कि समाज और संस्कृति में किस प्रकार की हैं, समाज और संस्कृति में किस प्रकार से रहते हैं। तो समाज और संस्कृति के बारे में अपन जो एक अलग से उनका एक विचित्र इनकी जो समाज और संस्कृति होती हैं तो उनके बारे में अपन विस्तार से अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।